इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 12वीं का 8वां अध्याय, लागत की धारणाएं, कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। तो इस अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न आता है कि लागत क्या होती है। हमें पता है कि किसी भी फर्म को अपना उत्पादन करने के लिए उत्पादन के 4 कारकों की आवश्यकता होती है। ये हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इन 4 तत्वों को उत्पादन के साधन या उत्पादन के कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त फर्म अपना उत्पादन करने के लिए कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग करके अपना जो उत्पादन है वो करती है। तो इन सब पर उत्पादन के इन 4 कारकों कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर जो खर्च आता है अपने उत्पादन करने के लिए, उसे ही अर्थशास्त्र में लागत कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि मध्यवर्ती वस्तुएं, कच्चा माल क्या होती हैं। कच्चा माल या मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग होती हैं और ये अपना स्वरूप बदलकर तैयार माल के रूप में बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए एक मिठाई विक्रेता, एक हलवाई है, दूध, मैदा, चीनी, घी, तेल इत्यादि के माध्यम से मिठाई बनाता है। तो उस उत्पादन की प्रक्रिया के लिए उसे दूध की जरूरत है, उसे चीनी की जरूरत है, उसे मैदा इत्यादि की भी जरूरत है। तो ये सारी वस्तुएं उसके लिए कच्चा माल या मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि एक जो दर्जी है वो पैंट शर्ट बनाकर बेचता है, तो उसके लिए कच्चा माल, बटन, धागा इत्यादि हैं, वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं की एक विशेषता यह है कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान अपना स्वरूप बदल लेती हैं और तैयार माल में इन्हें अलग से विभाजित नहीं किया जा सकता। संक्षेप में इसे हम पुनः दोहराएं तो एक फर्म जो उत्पादन के कारक और जो कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुएं जिन्हें आगत के नाम से जाना जाता है, उस पर किए गए खर्च को लागत कहा जाता है। अर्थशास्त्र में लागत के अध्ययन का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक फर्म अपनी लागत के आधार पर ही यह निर्णय लेती है कि उसे किसी वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में करना है। अब बात करते हैं कि लागतों के प्रकार। अर्थशास्त्र में लागत शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले है हमारी वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट। अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत की जो धारणा है, इसका प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। उनके अनुसार किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो उत्पादक है उसको जो मानसिक कष्ट, परेशानी, श्रम इत्यादि उठाना पड़ता है, उसे उसके मूल्य को वास्तविक लागत कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक कुम्हार 8 घंटे काम करके 10 मटके बनाता है, तो उसके कुम्हार के 8 घंटों के श्रम या परेशानी या मेहनत है, उसको 10 मटकों की वास्तविक लागत कहा जाता है। हमारा दूसरा है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत क्या होती है कि जब एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को त्याग कर दिया जाता है, उसे अवसर लागत कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसान के पास एक खेत है, उसमें वो गेहूं भी उगा सकता है और चना भी उगा सकता है। यदि वो किसान गेहूं उगाने का निर्णय लेता है तो चना नहीं उगा पाएगा, तो चने का जो मूल्य है वो गेहूं का अवसर लागत कहलाएगा। इसी तरह यदि वो किसान चने के उत्पादन का निर्णय ले लेता है तो गेहूं के उत्पादन का मूल्य उस चने के उत्पादन का अवसर लागत कहलाता है। अवसर लागत को त्याग लागत भी कहा जाता है।
अन्य शब्दों में कहे तो अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के मूल्य से है। अवसर लागत को अवसर का त्याग की लागत भी कहा जाता है। हमारा अगला बिंदु है स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें या एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स क्या होती हैं? स्पष्ट लागतें वे होती हैं जो प्रत्यक्ष होती हैं, जो दिखाई देती हैं, जो उत्पादक किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान करता है। इसमें कच्चे माल की लागत, घिसावट, मशीनों की टूट फूट इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे किराया, भाड़ा, मजदूरी, इन सब को स्पष्ट लागतों में शामिल किया जाता है। स्पष्ट लागतें प्रत्यक्ष लागतें होती हैं जिनका भुगतान वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। अगला हमारा बिंदु है निहित लागतें। ये स्पष्ट लागतों के विपरीत होती हैं। स्पष्ट लागतें जहां किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान की जाती हैं। निहित लागतें उत्पादक के स्वयं के साधनों की लागतें होती हैं। उदाहरण के लिए यदि उत्पादन प्रक्रिया में जो उत्पादक है अपने स्वयं की किसी साधन का प्रयोग करता है तो उसके संभावित मूल्य को उसकी निहित लागतें या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। निहित लागतों में उत्पादक की खुद के द्वारा लगाए गए पूंजी का ब्याज, खुद की जो बिल्डिंग में यदि वो उत्पादन करता है, ऑफिस खोलता है तो उसका किराया इत्यादि को शामिल किया जाता है। अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मौद्रिक लागत, मॉनेटरी कॉस्ट या मनी कॉस्ट। मौद्रिक लागत एक लागत की एक विस्तृत धारणा है। इसमें उन सभी लागतों को शामिल किया जाता है जिसका मुद्रा के रूप में अन्य व्यक्तियों या फर्मों को भुगतान किया जाता है। मौद्रिक लागत में किराया, कच्चे माल पर किया गया खर्च, मशीनों की टूट फूट, परिवहन, ब्याज, मजदूरी, लगान इत्यादि इन सब को शामिल किया जाता है। स्पष्ट लागतें और मौद्रिक लागतें लगभग एक जैसी ही धारणा है। इनमें मुख्य अंतर है कि मौद्रिक लागतों का जो भुगतान है वो मुद्रा के रूप में किया जाता है, जबकि जो स्पष्ट लागतें होती हैं उनका मुद्रा में भुगतान किया जाना अनिवार्य नहीं होता। अगला हमारा बिंदु है लागत को हम कितने भागों में बांटते हैं। अर्थशास्त्र में इन सभी लागतों का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं। ये है हमारी कुल लागत, टोटल कॉस्ट, औसत लागत, एवरेज कॉस्ट और सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि कुल लागत क्या होती है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन व्यय करना पड़ता है उसे कुल लागत कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि 500 वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक उत्पादक का कुल व्यय 2000 रुपये होता है तो ये 2000 रुपये उन 500 वस्तुओं की कुल लागत कहलाती है। कुल लागत को 2 भागों में बांटा जाता है। ये है बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत। इन दोनों लागतों का जो योग है वो हमारा कुल लागत कहलाता है। सबसे पहले बंधी लागत क्या होती है? इसे फिक्स्ड कॉस्ट या अचल लागत या पूरक लागत के नाम से भी जाना जाता है। अल्पकाल में स्थिर कारकों की लागत को बंधी लागत कहा जाता है, या अन्य शब्दों में कहें तो स्थिर लागत या बंधी लागत वे लागतें होती हैं जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्थिर लागतों में मुख्यतः स्थायी जो कर्मचारी हैं उनका वेतन, किराया, लाइसेंस फीस इत्यादि को शामिल किया जाता है। इन्हें अप्रत्यक्ष लागत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो लागतें हैं उत्पादन की मात्रा के हिसाब से परिवर्तित नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक जो फर्म है वो एक गोदाम किराए पर लेती है, तो यदि वो फर्म उस
गोदाम को चाहे एक दिन के लिए प्रयोग करे या पूरे महीने के लिए या पूरा साल के लिए, उसका जो किराया है वो उतना ही रहेगा। अर्थात उत्पादन ज़्यादा करने, कम करने, शून्य करने की दशा में उसके किराए में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह की जो लागतें हैं वो स्थिर लागतें कहलाती हैं। कुल स्थिर लागतों की व्याख्या हम एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तालिका में उत्पादन की मात्रा को दर्शाया है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इकाइयाँ। जो स्थिर और बंधी लागत है वो 10 रुपये ही रहती है। इससे प्रकट होता है कि चाहे उत्पादन की मात्रा 0 हो या 5 इकाइयाँ हो, जो बंधी लागत है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। ओ एक्स पर हमने उत्पादन की मात्रा को दर्शाया है, ओ वाई पर हमने बंधी लागत को दर्शाया है। TFC हमारा कुल बंधी लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वक्र है। ये जो वक्र है ये OX के समानांतर है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि उत्पादन की मात्रा 0 इकाई या 5 इकाई होने पर भी TFC 5 ही रहती है। तो इस कुल लागत को हम प्रकट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जमा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमारे अध्ययन का दूसरा बिंदु है परिवर्तनशील लागत या परिवर्ती लागत या प्रमुख लागत क्या होती हैं। परिवर्तनशील लागत वे लागतें होती हैं जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती हैं और उत्पादन की मात्रा घटने पर घटते जाती हैं। उत्पादन 0 होने पर ये परिवर्तनशील लागतें भी 0 हो जाती हैं। संक्षेप में कहें तो परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती हैं जो घटते बढ़ते साधनों पर खर्च की जाती हैं। परिवर्तनशील लागतों को परिवर्तनशील लागत, परिवर्ती लागत, प्रमुख लागत या घटती बढ़ती लागत के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तनशील लागतों की व्याख्या हम एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। हम इसी तालिका में परिवर्तनशील लागतों को दर्शाएंगे। परिवर्तनशील लागत 0, 10, 18, 24, 28 और 38 और 32। हम एक और इकाई का दिखा देंगे, ये हो जाएंगे 38। तो ये परिवर्तनशील लागत तालिका है। उत्पादन की मात्रा 0 होने पर हमारी परिवर्तनशील लागत है वो भी 0 है। जैसे जैसे उत्पादन हमारा बढ़ता जाता है परिवर्तनशील लागतें भी हमारी बढ़ती जाती हैं। इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। रेखा चित्र में OX पर हम उत्पादन दर्शाएंगे, OY पर हम लागत दर्शाएंगे। उत्पादन की इकाइयां हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लागत है वो हमारी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। उत्पादन की 0 इकाई पर परिवर्तनशील लागत है वो 0। उत्पादन की पहली इकाई पर 10, दूसरी इकाई पर 18, तीसरी इकाई पर 24, चौथी इकाई पर 28, पांचवी इकाई पर 32 और छठी इकाई पर 38। इन सारे बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो ये हमारा
टोटल वेरिएबल कॉस्ट वक्र है वो हमें प्राप्त हो जाता है। रेखा चित्र की व्याख्या आप बड़ी आसानी से आप स्वयं कर सकते हैं। ओ एक्स पर हमने उत्पादन, ओ वाई पर लागत को दर्शाया है। उत्पादन की पहली शून्य इकाई पर परिवर्तनशील लागत भी शून्य है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है हमारी कुल परिवर्तनशील लागत है वो बढ़ती जा रही है। अब एक बार इन दोनों में अंतर और देख लेते हैं। बंधी लागत क्या होती है? बंधी लागत वे लागतें होती है जिनका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात उत्पादन चाहे अधिकतम हो या शून्य, ये बंधी लागतों में उतनी ही रहती है। परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, उत्पादन घटने पर घटती जाती है और उत्पादन शून्य होने पर ये लागतें शून्य होती हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे किराया, लाइसेंस फीस, स्थायी कर्मचारियों का वेतन इत्यादि। परिवर्तनशील लागतों के उदाहरण है कच्चे माल पर खर्च, जो अस्थायी कर्मचारी है उनका खर्च, बिजली का बिल इत्यादि। अब हमने अभी सीखा कि कुल जो लागत है वो बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होती है। तो यहां पर हम कुल लागत तालिका बनाएंगे। कुल लागत का अनुमान लगाने के लिए स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ दिया जाता है। उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर स्थिर जो लागत है या बंधी लागत है वो 10 है, परिवर्तनशील लागत शून्य है, तो कुल लागत हमारी 10, 20, 28, 34, 38 और 42 और 48। इस कुल लागत को भी हम एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। हम एक ही ग्राफ में तीनों तालिकाओं को दर्शा दे। जो हमारी बंधी लागत है वो 10 रुपये है, तो ये हमारा हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम कुल लागत वक्र का निर्माण और करेंगे। इसमें अधिकतम बिंदु 48 है, तो हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 45 और 50। उत्पादन की 0 इकाई पर कुल लागत 10, पहली इकाई पर 20, दूसरी इकाई पर 28, तीसरी इकाई पर 34, चौथी इकाई पर 38, पांचवी इकाई पर 42 और छठी इकाई पर 48। तो इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें हमारा कुल लागत वक्र है वो हमें प्राप्त हो जाता है। कुल लागत वक्र का अध्ययन करने से हमें पता चल रहा है कि जो कुल लागत वक्र है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लगभग समानांतर है, और ये जो अंतर है वो इस बंधी लागत के कारण होता है, क्योंकि बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत का योग ही हमारा कुल लागत होता है। तो जो टोटल कॉस्ट वक्र है और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनमें जो अंतर है वो बंधी लागत को प्रकट कर रहा है। हमारे अध्ययन का अगला बिंदु है औसत लागत या एवरेज कॉस्ट। औसत लागत क्या होती है? प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है, या अन्य शब्दों में कहें कि कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग करके जो उत्तर प्राप्त होता है वह हमारी औसत लागत कहलाता है। जैसे अभी जो उदाहरण देखा था हमने, उसमें 500 इकाइयों पर जो कुल लागत है वो 2000 रुपये थी, तो जो एवरेज कॉस्ट औसत लागत है वो हमारी कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये हमारी औसत लागत होती है। औसत लागत का जो अध्ययन है
वो हम दो भागों में करते हैं, औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। तो ये हमारा सूत्र बन जाता है, एवरेज कॉस्ट को हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट बटे में क्यू, उत्पादन की मात्रा। हम इसको निम्न तरीके से भी प्रकट कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट बराबर है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जमा में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये औसत बंधी लागत क्या होती है? बंधी लागत के बारे में हमने पढ़ा था कि उत्पादन की मात्रा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो औसत बंधी लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग कर देने पर हमें औसत बंधी लागत प्राप्त हो जाती है। इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो हमारी कुल परिवर्तनशील लागत है उसको उत्पादन की इकाइयों से भाग करके हम औसत वेरिएबल या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत की व्याख्या एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। उत्पादन की मात्रा हमारी 0 से लेकर 6 इकाइयों तक है। बंधी लागत है वो हमारी स्थिर रहती है जो कि 10 रुपये है। औसत बंधी लागत को ज्ञात करने के लिए बंधी लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग कर दिया जाता है। तो 10 को भाग किया 1 से 10, 5, 3.3, 2.5, 2 और 1.6। तो ये हमारी औसत बंधी लागत आ जाती है। इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्पादन की पहली इकाई पर औसत लागत है 10, दूसरी इकाई पर 5, तीसरी इकाई पर 3.3, चौथी इकाई पर 2.5, पांचवी इकाई पर 2 और छठी इकाई पर 1.6। तो ये हमारा इस तरह से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वक्र है वो हमें प्राप्त हो जाता है। रेखा चित्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि औसत बंधी लागत है वो निरंतर कम होती जा रही है, परंतु यह कभी भी ओ एक्स अक्ष को नहीं छूती, अर्थात औसत बंधी लागत है वो उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, परंतु यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अब हम आपको एक विशेष बात बताते हैं। जो हमारा औसत बंधी लागत वक्र होता है, एएफसी कर्व है, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। ये क्या होती है? ये एक गणितीय टर्म है। इसका अर्थ है कि यदि हम एएफसी वक्र के किसी भी बिंदु पर यहाँ या किसी भी बिंदु पर उत्पादन की मात्रा से गुणा करें तो हमें वही उत्तर प्राप्त होगा जो किसी अन्य बिंदु पर सेम यही करने से होगा। अर्थात यदि हम x बिंदु पर जो उत्पादन की मात्रा है उस पर इस लागत से गुणा करें तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वो हम y बिंदु पर गुणा करेंगे तो भी हमें वही प्राप्त होगा। कैसे? जैसे उत्पादन की दूसरी इकाई पर ये हमारा दूसरा बिंदु ये है, यदि हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 10। यहाँ भी इनकी गुणा करेंगे तो उत्तर प्राप्त होता है 10। तो ये हमारी मैथ में कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयताकार अतिपरवलय। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है। औसत परिवर्तनशील लागत का अध्ययन हम तालिका और रेखा चित्र की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। ये हमारी तालिका है। हमने जो हमारी पिछली जो तालिका थी उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया ताकि हम जो परिवर्तन है उसकी दिशा आसानी से समझ सकें, देख सकें। उत्पादन की इकाइयाँ 0 से लेकर 8 इकाइयों तक बंधी लागत है वो हमारी 10 ही रहती है। औसत बंधी लागत है वो हमारी उत्पादन की बंधी लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होती है। अब बात आती है परिवर्ती लागत की। हमें पता है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ परिवर्तनशील लागत है वो लगातार बढ़ती जाती है। उत्पादन की 0 इकाई पर परिवर्तनशील लागत है वो
0 है तथा उत्पादन की 8वीं इकाई पर परिवर्तनशील लागत है वो 56 रुपये हो जाती है। औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात करने के लिए परिवर्ती लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग किया जाता है। तो परिवर्तनशील लागत 10, उत्पादन की इकाइयाँ 1, तो 10, 9, 8, 7, तो इस तरह से हमारी औसत परिवर्तनशील लागत है वो प्राप्त हो जाती है। अब हम औसत परिवर्तनशील लागत को रेखा चित्र पर अंकित करेंगे। उत्पादन की पहली इकाई पर 10, दूसरी इकाई पर 9, तीसरी इकाई पर 8, चौथी इकाई पर 7, पांचवी इकाई पर 6.4, 6.3, 6.6 और 7। तो इस तरह से ये हमारा औसत वेरिएबल कॉस्ट वक्र है वो हमें प्राप्त हो जाता है। हमें पता है कि औसत लागत है वो औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। तो हम इसी ग्राफ में कुल लागत को भी और औसत लागत को भी प्रकट करेंगे। तो अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है वो हमें पता है कि बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होती है। 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56 और 66। अब हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालने का सूत्र हमें पता है, कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से हम भाग कर देंगे तो वो हमारी औसत लागत है वो निकल आएगी। तो उत्पादन की मात्रा 0, बंधी लागत 10, औसत लागत 0, 0, तो कुल लागत हमारी यहाँ 10 है। तो एवरेज कॉस्ट पहले बिंदु पर नहीं आएगी। दूसरे बिंदु पर 20, 14, 11.3, चौथे बिंदु पर है ये है हमारी 9.5, 8.4, 8, 8। अब हम औसत लागत वक्र को रेखा चित्र पर प्रस्तुत करेंगे। उत्पादन की पहली इकाई पर 20, 14, दूसरी इकाई पर 14, तीसरी पर 11.3, 9.5, 8.4, 8, 8 और 8.5। ये हमारा औसत लागत वक्र है वो प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से हमारा एक प्रश्न उठता है कि औसत लागत वक्र है वो यू आकार का क्यों होता है। यदि हम इसको आगे बढ़ाते जाए तो ये हमें इस तरह की जो आकृति है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो एक प्रश्न आता है कि औसत लागत वक्र है वो यू आकार का क्यों होता है। इसका कारण पैमाने के प्रतिफल या कारक के प्रतिफल है वो लागू होना होता है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कारक के प्रतिफल लागू होने से पहले बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं, फिर समान प्रतिफल लागू होते हैं और अंत में घटते प्रतिफल के नियम लागू हो जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि प्रारंभ में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होने से जो हमारी कुल लागत है, औसत लागत है, वो हमारी निरंतर घटती जाती है। बाद में ये समान प्रतिफल के जो नियम लागू होने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर ये OX के समानांतर होकर और अंत में घटते प्रतिफल के नियम लागू हो जाने के कारण पुनः बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जो हमारा औसत लागत वक्र है वो हमारा U आकार का हो जाता है। अब हम इन सभी
लागतों को एक ही वक्र द्वारा दर्शा सकते हैं। ये जो वक्र है हम फ्री हैंड आपको बनाकर दिखाएंगे, अर्थात इसमें हम पॉइंटों को नहीं लेंगे, हम जो एक सामान्यतः जो इनकी आकृति होती है वो हम लेके चलेंगे। तो ये हमारा हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ये ऑक्स के समांतर होता है, अर्थात उत्पादन की मात्रा घटने या बढ़ने से इस पर कोई अंतर नहीं आता। ये हमारी लागत। अब हम बनाएंगे कुल परिवर्तनशील लागत। इस लागत वक्र की जो आकृति है वो इस प्रकार से होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बनाएंगे कुल लागत वक्र। कुल लागत हमें पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योग होती है। ये हमारा आ जाता है कुल लागत वक्र। अब हम बनाएंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जो औसत स्थिर लागत है वो हमारी निरंतर कम होती जाती है, तो ये हमारी होती है, ये जो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमारा निरंतर नीचे की तरफ जाता है, परंतु कभी भी ओ एक्स अक्ष को नहीं छूता। अब हम बनाएंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारा यू आकार का होता है। अब हम इसी ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं औसत लागत को। जो हमारा औसत लागत वक्र है वो एवीसी के ऊपर होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इन दोनों का जोड़ है, तो ये हमारा औसत लागत वक्र है। तो विद्यार्थियों, इसमें हमने लागत वक्रों में हमने कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक वक्र को आराम से ध्यान से हमने सीखना है। अब हम हमारे आज की क्लास के अंतिम बिंदु पर हमारे अंतिम बिंदु पर चर्चा करते हैं। हमारा अंतिम बिंदु है सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत क्या होती है? किसी वस्तु के उत्पादन करते समय एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। सीमांत लागत को हम ज्ञात कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट होती है उसमें से उससे पिछली इकाई की जो लागत है उसको घटाकर हम सीमांत लागत को ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा टीसी। डेल्टा टीसी यानी लागत में परिवर्तन बटे डेल्टा क्यू। तो ये हमारी सीमांत लागत आ जाती है। हम इस तालिका से भी सीमांत लागत है वो ज्ञात कर सकते हैं। 10 कुल लागत में से हम अगली इकाई में से घटाते जाएंगे। 10, 8, 6, 4, 4, 6, 10, 12। तो सीमांत लागत को यदि हम देखें तो पहले यह घटती जाती है, फिर स्थिर रहती है और अंत में बढ़ना शुरू कर देती है। वास्तव में जो सीमांत लागत को है वो परिवर्ती लागत कहा जाता है, क्योंकि सीमांत लागत ही उत्पन्न ही तब होती है जब हम परिवर्ती साधनों का प्रयोग करते हैं या परिवर्ती लागत होती है। अब हम संक्षेप में इस लागत के सभी सूत्रों को एक बार पुनः दोहराते हैं। जो हमारी कुल लागत होती है वो होती है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जमा में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो होती है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या जमा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या इसको निकाल सकते हैं टीसी बटे क्यू करके। अगली हमारी है सीमांत लागत। सीमांत लागत है टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस में 1 या डेल्टा टी सी बटे डेल्टा
क्यों। इस तरह से ये हमारा लागत का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। विद्यार्थियों, लागत का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से है, क्योंकि इसी से आप आगे बाजार का संतुलन पाठ है वो सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप आराम ध्यान से सीखिए, और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।